नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो गया और इस बार का सत्र इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे और किस प्रकार से होंगे, ये सवाल सबसे बड़ा इस समय प्रदेश की फिजाओं में गूंज रहा है। और इस सवाल का जवाब इसलिए ढूंढा जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण सांसदें जिस प्रकार से चुनकर आती हैं उसमें विधानसभा के मुकाबले लोगों का ज्यादा उत्साह रहता है कि मेरा वार्ड मेंबर कौन होगा, मेरा प्रधान उप प्रधान कौन होगा, मेरा जिला परिषद कौन होगा। और आज जो इस मानसून सत्र का आगाज है वो इसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के साथ होगा क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरह से आक्रामक शैली में सदन में आई है और राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इस बात है कि भारतीय जनता पार्टी को उसी के हमलों से निरस्त किया जाएगा। लेकिन भाजपा जो कि उसकी कार्यशैली जानी जाती है उसके अनुरूप जो थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई है उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे। और सबसे पहले विपक्ष सदन में मांग रखेगा कि सारा विधानसभा का कामकाज छोड़कर सरकार इस बात पर चर्चा लाए कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे और पंचायत चुनाव क्या सरकार डिले करना चाहती है, सरकार की मंशा क्या है। इन तमाम सवालों को लेकर विपक्ष आज सदन में आएगा और इसके लिए बाकायदा स्पीकर को नोटिस भी भेज दिया है। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम सबसे पहले हाउस के अंदर चाहते हैं कि सरकार दो बातों पे स्पष्ट करे। पहला, हिमाचल प्रदेश में क्या पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे और दूसरा, जो राज्य में आपदा के तहत हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है कितना नुकसान हुआ और क्या जो लोग प्रभावित हुए जहां जहां नुकसान था उन लोगों को क्या राहत राशि प्रदान कर दी गई, उन तमाम लोगों को क्या घर बनाने के लिए जमीनें दे दी गई। ये बड़ा मामला लेकर विपक्ष सदन में आ रहा स्थगन प्रस्ताव के साथ। और साथ में ये भी विधायक दल की बैठक में तय हुआ है कि सरकार इस स्थगन प्रस्ताव पर अगर मान जाती है यानी कि जो काम रोको का स्थगन प्रस्ताव लेकर विपक्ष यहां पर आया है उसे सरकार मान लेती है, विधानसभा की सारी कार्रवाई को ठप करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव जिसमें आपदा पर चर्चा है, पंचायत चुनावों पर सरकार की क्या मंशा, इस पर अगर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो जाती है फिर हाउस चलेगा। अन्यथा अगर स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है फिर यहां पर विपक्ष वॉकआउट भी कर सकता है, हंगामा भी कर सकता है। इस सत्र को लेकर प्रदेश के लोगों की निगाहें इस बात पर भी टिकी रहेगी क्या हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और दूसरा सवाल, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कब होगा, क्या सरकार के 11 दिसंबर का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाएगा या उसके बाद होगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, चूंकि तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आरंभ हो चुका है, ऐसे में क्या अब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का यहां पर चयन कर लिया जाएगा, डिप्टी स्पीकर की ताजपोशी कर ली जाएगी। और अगर डिप्टी स्पीकर की ताजपोशी इस सत्र में कर ली जाती है तो फिर उसके लिए दावेदार कौन होंगे और अगर इस सत्र में नहीं की जाती है तो क्या सरकार 6 महीने यानी कि जब आगे चलकर बजट सत्र आएगा तो क्या सरकार बजट सत्र का इंतजार करेगी डिप्टी स्पीकर के चयन के लिए, क्योंकि सरकार के 3 साल 11 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं और उसके बाद जब चौथे साल में सरकार प्रवेश करेगी तो जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बदल जाएंगी क्योंकि जब भी चौथा साल हिमाचल प्रदेश में चौथा वर्ष किसी भी सरकार का आरंभ होता है उसे इलेक्शन ईयर से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में जो तमाम दावेदार हैं, डिप्टी स्पीकर को लेकर 2 बड़े नाम थे जिसमें आशीष बुटेल का नाम चल रहा था, पालमपुर से संजय रतन का नाम था, ज्वालामुखी से। इसके अलावा भवानी पठानिया जो कि दूसरी बार जो कि यहाँ पर चुनाव जीत कर आए हैं और एक क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं और जो उनमें योग्यता है, काबिलियत है, वो कहती है कि उन्हें भी सरकार का हिस्सा होना चाहिए। मंडी संसदीय क्षेत्र जहां पर एकमात्र मंत्री किन्नौर जिला से जगत सिंह नेगी हैं, वह समूचा संसदीय क्षेत्र इस बात की मांग कर रहा है कि आखिर मंडी से मंत्री क्यों नहीं। ये यहां पर सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि डिप्टी स्पीकर जो 2 नाम चल रहे हैं, आशीष बुटेल और संजय रतन, अगर आप वहां पर जाकर पूछे तो संभवतः संजय रतन अपनी वरिष्ठता और अपने संगठन की शैली के दम पर चाहेंगे कि सरकार उन्हें डिप्टी स्पीकर नहीं बल्कि उन्हें मंत्री बनाए, उन्हें मंत्री पद का ओहदा दे। और कांगड़ा का दावा इसलिए मजबूत होता कि तमाम पिछली सरकारों में आपने देखा कांगड़ा जिला से एक बार विधानसभा अध्यक्ष बुटेल साहब थे, 4 मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में 4 मंत्री यहां से रह चुके हैं। लेकिन वर्तमान में अगर स्पीकर को चंबा कांगड़ा के संसदीय क्षेत्र कोटे में शामिल कर लिया जाए
तो सिर्फ विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आते हैं, लेकिन कैबिनेट में हिस्सेदारी, कैबिनेट में जो स्थान है सिर्फ 2 तक सीमित किया गया है। यादविंद्र गोमा को बाद में मंत्री बनाया गया, पहले चंद्र कुमार चौधरी को मंत्री बनाया गया था। ऐसे में कांगड़ा मंत्री पद का भी प्रबल दावेदार है। लेकिन सरकार के लिए टेंशन वाली बात यह होगी, अगर कांगड़ा को वेटेज दी जाती है, कांगड़ा से कैबिनेट का मंत्री शामिल किया जाता है, फिर मंडी संसदीय क्षेत्र न केवल रूठ जाएगा बल्कि सरकार के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 दशक से प्रचंड जीत के साथ वहां पर आ रही है, और ऐसे में मंडी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो निराशा जरूर उस संसदीय क्षेत्र में होगी। तीसरा, जो शिमला का फैक्टर है, जिस प्रकार से वहां पर मंत्रियों की भारी भरकम फौज शिमला संसदीय क्षेत्र से है, चूंकि पार्टी का अध्यक्ष हालांकि पहले भी प्रतिभा सिंह को बनाया गया था, लेकिन प्रतिभा मंडी की संसदीय क्षेत्र से वहां से सांसद भी बनी थी, इसलिए उन्हें मंडी कोटे का भी मान लिया जाता था। लेकिन अब विनय कुमार के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि शिमला जो पहले ही सरकार में भागीदारी को लेकर हैवी वेट चल रहा था, अब और ज्यादा वजनदार हो गया है, और इसका सीधा असर कांगड़ा मंडी इन तमाम जिलों पर पड़ा है, जहां सरकार में हिस्सेदारी के लिए तमाम नेता तलबगार हैं, तमाम नेता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में जो परिस्थितियां इस समय पैदा हुई हैं, उनमें संभावना कम लग रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द सरकार कर पाएगी, या डिप्टी स्पीकर का जो एक बड़ा पेंच है सरकार करना जरूर चाहती है, लेकिन करे किसे। मसलन संजय रतन साफ कह चुके हैं कि उन्हें अगर शामिल करना तो आप मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए। ऐसे में आशीष बुटेल को शामिल किया जाता तो संजय रतन क्या फिर खुश रह पाएंगे, या जो उनकी क्षमता जो काबिलियत है क्या उसके तहत वे पूरा पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तीसरा, भवानी सिंह पठानिया ब्रिस्टा में जो कि ऊपर है, उनका भी दावा बनता। किशोरी लाल की बात करें आप ब्यायनाथ से, वो भी एक प्रबल उनका दावा है, बेशक बन ना पाए क्योंकि पहले सीपीएस थे, फिर सरकार को हटाना पड़ गया था। और सुंदर ठाकुर, ये आमतौर पर देखा गया हिमाचल प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता तो सुंदर ठाकुर का नाम संभवतः सबसे पहले आएगा। उसके पीछे बड़ी वजह है पूरे संसदीय क्षेत्र में एकमात्र मंत्री का होना। तीसरा, यहां पर जो बड़ा सवाल है, जिस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दनादन गोलियां चलाई गई, ऊना जिला में जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने पूरी ऊना जिला की रिपोर्ट लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर ऊना और एसपी ऊना दोनों को लताड़ लगाई है, दोनों को डांटा है, और मुख्यमंत्री ने कड़े लिहाजे में, सख्त लहजे में ये आदेश पारित कर दिए कि अब अधिकारियों को मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, सस्पेंड करूंगा। ये ऊना के डीसीएसपी के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया, बाकायदा फोन करके उन्होंने कहा है कि अब तबादले के लेकर अफसर किसी तरह की गलतफहमी में न रखें कि किसी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तो उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसफर बाद में होंगे, पहले सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ये कड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने ऊना के डिप्टी कमिश्नर और ऊना के एसपी के लिए दिया, और इसके पीछे बड़ी वजह है जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, ऊना में जिस प्रकार से दनादन गोलियां चलाई गई, जिस तरह से सुपारी का एक कल्चर नया हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस होने लगा है, या जिस प्रकार से माइनिंग माफिया जिस प्रकार से हावी हुआ है, इन तमाम मुद्दों की रिपोर्ट लेने के बाद मुख्यमंत्री ने ये कड़े निर्देश जारी किए हैं। बहरहाल, विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है, और इस सत्र में क्या कुछ रहेगा, चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर शकील कुरैशी भी मौजूद हैं। शकील जी, पहला दिन है, स्थगन प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी नोटिस भेज दिया है, क्या लगता है आपको सरकार मानेगी कि पंचायती राज चुनावों पे हम चर्चा कर लें, या सरकार अड़ जाएगी? देखिए, आज शीतकालीन सत्र का जो पहला दिन शुरू हो रहा है, तो मुद्दों की गर्माहट यहाँ पर काफी ज्यादा रहने वाली है, और खासकर पंचायती राज चुनाव को लेकर एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है, और विपक्ष ने भी अपनी रणनीति जो तैयार की है वो पहले ही दिन पंचायती राज चुनाव को लेकर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो सदन में करेगी। तो हंगामा काफी होने वाला है, और सरकार से इस पर जवाब मांगा जाएगा कि आखिर 23 जनवरी से पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव हो पाएंगे या नहीं होंगे। देखिए, चुनावों को लेकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम चुनाव फिलहाल तब तक नहीं कराएंगे जब तक हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है, और ये डिजास्टर एक्ट लागू किया गया है, जो इम्पोज किया गया है, उसे कब विड्रॉ किया जाएगा, इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। यानी कि ये साफ इंडिकेशन है कि सरकार तय समय पर संभवतः चुनाव नहीं करवाएगी, चुनाव के लिए अप्रैल मई का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में आज हंगामेदार दिन हो सकता है, लेकिन आज सदन में क्या बड़े मुद्दे आएंगे, क्या चर्चा के लिए आएंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा है, आपदा पर चर्चा, इसके अलावा क्या क्या महत्वपूर्ण है आज सदन में कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो चर्चा लाई जा रही है, और खासकर आपदा को लेकर जो है वो
वो सरकार के ही विधायक जो है वो सदन में एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, ताकि आपदा में क्या कुछ सरकार ने यहाँ पर किया है उसकी स्थिति को जो है वो स्पष्ट किया जा सके। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक पैकेज जो है वो यहाँ आपदा राहत के तौर पर यहाँ पर देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री हिमाचल आए थे, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, लेकिन अब तक वो पैसा नहीं आया। तो इस मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि विपक्ष को घेरा जाए, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इसमें कोई सहयोग जो है वो सरकार का नहीं कर रहा है, ना ही केंद्र सरकार से हिमाचल को कोई सहयोग मिल पा रहा है। तो आपदा का मामला है, इसको लेकर जो है वो सरकार इसमें आज चिंता जाहिर करेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति पर जो है वो विपक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्योंकि ऊना में पिछले दिनों जो है वो एक गोलीकांड हुआ था, सोलन में भी हवा में जो है वो पिस्टल गोलियां चलाई गई। तो इस तरह के मुद्दे जो है वो आए हैं जैसे, और कानून व्यवस्था की स्थिति पे डीजीपी ने भी अपने एसपी को पत्र लिखा है। तो उस तमाम सारे मुद्दे को जो है यहाँ पर आज विधानसभा में उठाया जाएगा। इसके अलावा आज जो कार्यवाही है वो शोकोद्गार से शुरू होगी, और क्योंकि एक स्वर्गीय विधायक जो है वो बाबूराम गौतम का निधन हुआ है, तो उस पर सदन शोक जताएगा। उसके बाद प्रश्नकाल होगा, और प्रश्नकाल में भी जनहित से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको यहाँ पर उठाया जाएगा, जिसमें सड़कों की हालत है और जो आपदा के बाद स्थिति बनी है उसमें किस तरह से सरकार काम कर रही है, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, तो ये विधानसभा सत्र का आज पहला दिन होगा, और आज जो स्थगन प्रस्ताव लेकर भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल चर्चा के बाद सदन में गया है, और बाकायदा ये नोटिस भेजा गया स्पीकर को कि सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की स्थिति पर राज्य सरकार से चर्चा चाहते हैं, और इस चर्चा के लिए सारा विधानसभा का कामकाज छोड़कर सबसे पहले सरकार ये स्पष्ट करे कि हिमाचल प्रदेश में आपदा पर क्या नुकसान हुआ और पंचायत चुनाव कब होंगे। बहरहाल तमाम अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल